हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी 11th और 12th क्लासेस में ग्रामर के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है ना। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, उसके अंदर जो पिछले 5 सालों में पूछे गए जो प्रश्न हैं, जो सेंटेंसेस है, वो मैंने तैयार किए हैं। उसमें कुछ मेहनत लगी है, पर वो आपके लिए मैंने तैयार किए हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और एक एक अंक, एक एक जो मार्क्स होता है उसका आपके लिए महत्व होता है। और बोर्ड के एग्ज़ाम में तो विशेष रूप से होता है और सीखने के लिहाज से भी होता है। तो मैंने कुछ सेंटेंस ऐसे निकाले हैं जो पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। ठीक, तो अब वो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसका रूल भी मैं बोलते जाऊँगा। आप चाहो तो रूल नोट डाउन कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो, या आप सीधा याद रख सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस जो पिछले 5 सालों में आ चुके हैं, उनमें से कुछ सेंटेंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब इसमें देखो, पहला जो सेंटेंस है वो लिखा है आई एम गोइंग टू बाय क्लोथ्स। आई एम गोइंग टू बाय क्लोथ्स। अब इसमें ऑप्शन दे देंगे आपको, सम, एनी, एक और ऑप्शन कोई दे देंगे, मच या मैनी में से, है ना। तो एक सेंटेंस के पीछे 3 ऑप्शन रहेंगे, सम, एनी और एक कुछ ऑप्शन में मैनी या मच, ऐसा कुछ ऑप्शन दे देंगे। अब काम की बात ये है कि यहाँ सम और एनी का मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सेंटेंस है, जिस सेंटेंस को पढ़िए आप, आई एम गोइंग टू बाय क्लोथ्स, तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है। सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल भी होता है, नेगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी होता है ना। तो सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है? सिंपल है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है ना, और वो एक सिंपल सी बात करता है, किसी काम के बारे में बात करता है। जैसे यहाँ पे बोला है आई एम गोइंग टू बाय क्लोथ्स, मैं कपड़े खरीदने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जो कि आई है, और वर्ब है इसमें गो, है ना, और बाय। तो एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहाँ पे एक सिंपल सा काम हो रहा है कि मैं कपड़े खरीदने जा रहा हूँ। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा आपको सम का यूज़ करना है। जबकि नेगेटिव सेंटेंस अगर हो, है ना, नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उसमें नोट आता ही आता है। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसमें नोट उसकी पहचान होती है ना। और वो नोट कैसे लिखते हैं आपको पता है, NOT भी नोट है, और आजकल अपन N और ऊपर एपस्ट्रोफी लगाते हैं, एक साइन लगाते हैं एपस्ट्रोफी का, और T, वो भी नोट ही पढ़ा जाता है ना। तो वो भी नोट ही माना जाता है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, एनी का यूज़ करना है। अगर वाक्य में नोट हो तो एनी का यूज़ करना है। वो नोट चाहे इस टाइप से लिखा हो, इस टाइप से नोट लिखा हो NOT करके, तो भी नोट ही है। ये इस टाइप से लिखा है, जैसे देख लीजिए हेवंट लिखा है, तो N एपस्ट्रोफी आ गया, चिन्ह आ गया और T आ गया। तो इस तरीके से लिखा है, तो ये भी नोट ही है ना। अब इस पढ़ते अलग तरीके से, थोड़ा उच्चारण में आए हेवंट बोल देते हैं, पर ये भी सॉरी, ये भी क्या है, और नोट ही पढ़ने में आएगा, है ना। तो अगर सेंटेंस में नोट हैं तो उसको नेगेटिव सेंटेंस मानेंगे और उसमें हम एनी का यूज़ करेंगे। तो अब देख लीजिए, पहला जो सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू बाय क्लोथ्स। अब इसमें सम आना चाहिए कि एनी आना चाहिए? तो क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सम। तो हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर सम फिलअप कर देंगे। क्या कर देंगे, सम फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो सम फिलअप कर दो आप लोग इसके अंदर। फिर दूसरा वाक्य देखो, देयर इज़ नॉट ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, नोट लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा सेंटेंस के अंदर, नोट है तो इसमें एनी आ जाएगा। तो दूसरे वाक्य में आप क्या कर लोगे, इसके अंदर एनी फिल कर लो। तीसरा वाक्य देखो, दे अबाउट बुक्स, दे अबाउट बुक्स लिखा है, तो ये वाक्य आपको सिंपल लग रहा है या नेगेटिव?
सिंपल वाक्य है तो इसमें आप सम का यूज़ कर लो, है ना, बिल्कुल ये सही होगा। चौथा वाक्य, आई मेड गुड फॉर फ्रेंड्स, आई मेड गुड फ्रेंड्स, है ना, मैंने अच्छे मित्र बनाए। अब इसमें क्या आना चाहिए, सम या एनी, तो ये वाक्य भी क्या है, सिंपल है, तो सिंपल सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर भी सम आ जाएगा। फिर अगला है शी इज़ बाइंग बुक्स। अब ये भी देखो आप, तो सिंपल सेंटेंस है, इसमें क्या आ जाएगा, सम का यूज़ होगा। छठा है आई डोंट हैव फ्रेंड, आई डोंट हैव फ्रेंड। अब छठे वाले सेंटेंस में आप देखिए तो इसमें नोट का यूज़ हुआ है, तो नोट का यूज़ हुआ है मतलब क्या आएगा, एनी आएगा। सातवां है शी इज़ नॉट बाइंग कार, शी इज़ नॉट बाइंग, तो इसमें नोट का यूज़ हुआ है तो एनी का यूज़ होगा, तो एनी कार क्या हो जाएगा, एनी कार, यानी एनी का यूज़ हो जाएगा क्योंकि नोट इसमें आया है। आठवां वाक्य आई हैवंट पेन, इसमें भी नोट का यूज़ हुआ है ना, इसमें भी नोट का यूज़ हुआ है, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, एनी आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया कि सिंपल सेंटेंस के अंदर सम का यूज़ होगा, जबकि नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट लगा हो, नेगेटिव की पहचान हो गई नोट, है ना, सिंपल अलग से दिख जाएगा, उसमें नोट का यूज़ नहीं होगा और नहीं उसके पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, है ना, तो ये पहचान आप कर सकते हो। उसके बाद आते हैं मच और मैनी पर। तो मच का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है ज़्यादा, ज़्यादा या अधिक, और मैनी का अर्थ होता है कई। तो कई भी हम ज़्यादा के लिए बोलते हैं, है ना, तो लगभग मीनिंग देखो आप, तो मीनिंग लेवल पर दोनों सेम है, कोई डिफरेंस इनके अंदर नहीं है, लेकिन यूज़ लेवल पे आप देखोगे तो इनके अंदर डिफरेंस है ना। मच और मैनी का यूज़ अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में होता है। अब ग्रामर के अंदर रूल थोड़ा इसमें टफ है, लेकिन सिंपल तरीके से इसमें समझ में आएगा। मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, पर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है, उनको समझ में नहीं आता कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, है ना, और मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन में होता है। तो इन दोनों में स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत आती है कि कौन सा नाउन अनकाउंटेबल नाउन है और कौन सा काउंटेबल नाउन। तो देखिए इसका सीधा तरीका है कि आप शब्द ऐसे देखो, जैसे इंक लिखा हुआ है, आप देखो हाउ, फिलअप के बाद लिखा है इंक इज़ देयर इन द बॉटल। आप यहाँ इंक पर फोकस करो आप, तो इंक जो शब्द है उसके पीछे क्या हम एस लगा सकते हैं, क्या उसके पीछे हम एस का यूज़ कर सकते हैं, एस नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अपने आप में क्या है, प्लूरल है। इंक वर्ड जो है जिसका अर्थ होता है स्याही, तो है ना, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। बहुवचन बनाने के लिए हम इसके पीछे एस नहीं जोड़ेंगे, इंक का इंक ही रहेगा, है ना, चाहे कितने भी इंक हो उसको इंक ही बोला जाता है। तो जहाँ पर हम जिसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं, जिसके पीछे एस नहीं जोड़ सकते हैं, तो आप देख लीजिए जिसके पीछे अपन एस नहीं जोड़ सकते हैं, ये जोड़ा भी नहीं होता है और जोड़ भी नहीं सकते हैं, ऐसे में मच का यूज़ करना चाहिए, तो सेंटेंस कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो एक सिंपल तरीका आप देख लो कि जैसे इंक है या जो भी वर्ड फिलअप के बाद आया है, जस्ट फिलअप के बाद आया है, उस वर्ड में आप देख लो कि पीछे एस तो नहीं जुड़ा है। एस अगर नहीं जुड़ा है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, आप मच का यूज़ करोगे, सेंटेंस हमेशा सही होगा, है ना, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन ही होगा, जिसके पीछे एस नहीं होगा तो वो शब्द ऑटोमेटिक क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। फिर अगला है, अब इसमें सेंटेंस भी देख लो आप, हाउ इंक इन देयर इन द बॉटल। अब यहाँ पे इंक देखोगे आप, आपको क्या देखना है, फिलअप के जस्ट बाद वाला वर्ड देखना है, फिलअप के बाद वाला शब्द देखना है, तो क्या लिखा हुआ है, इंक। तो इंक के ऊपर आप फोकस करोगे तो आपको क्या लगा देना है, इंक के पीछे एस नहीं है तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर मच का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ गोल्ड यू हैव सेव्ड, हाउ गोल्ड यू हैव सेव्ड। अब इसमें फिलअप के बाद देखो आप क्या लिखा हुआ है, गोल्ड, तो क्या गोल्ड के पीछे हम एस लगा सकते हैं। देखो गोल्ड मीन्स सोना होता है, अब सोना चाहे कितना ही हो,
वो ज़्यादा भी होगा तो भी हम उसको गोल्ड ही बोलेंगे, उसके पीछे एस नहीं लगता है और लगा भी नहीं हुआ है, मतलब आप गोल्ड के पीछे एस नहीं लगा हुआ है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा। इससे पहले हम मच का यूज़ कर लेंगे, तो हाउ मच गोल्ड यू हैव सेव्ड। ठीक, नेक्स्ट देखो, हाउ एक्सपीरियंस यू हैव गॉट, हाउ एक्सपीरियंस यू हैव गॉट। अब एक्सपीरियंस में देखो इस वर्ड में क्या लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस से, मतलब इसके अंदर पीछे एस नहीं लगा हुआ है ना। एक्सपीरियंस जो वर्ड है उसके पीछे एस लगता भी नहीं है, ये इसी फॉर्म में रहता है, तो पीछे एस नहीं लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, इसमें भी हम मच का यूज़ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव फ्रेंड्स। अब आते हैं मैनी पर, तो मैनी का यूज़ कहाँ करेंगे हम, मैनी का यूज़ वहाँ पर करेंगे जब किसी शब्द के पीछे एस आया हो, है ना। फिलअप के बाद आप देखोगे कि जस्ट एकदम फिलअप के बाद, फिलअप के एकदम बाद वाला जो शब्द है उसके पीछे अगर एस लगा हुआ है, उसके पीछे अगर एस लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो उसमें मैनी का यूज़ करोगे, कभी भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, चाहे स्कूल में हो, किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, क्योंकि ग्रामर के रूल्स तो सबके लिए सेम है ना। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी क्लास में हो, ये चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना। ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो तो फिक्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये, तो इसमें क्या आ जाएगा, मैनी आ जाएगा, क्योंकि इस शब्द के पीछे, फ्रेंड के पीछे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, कृष्णा हैज़ बुक्स, कृष्णा हैज़ बुक्स। अब यहाँ आप देखो, तो फिलअप के बाद जो वर्ड लिखा है बुक्स, बुक्स के पीछे क्या क्या जुड़ा हुआ है, एस लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो क्या यूज़ कर लेंगे हम इसके अंदर, मैनी का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मैनी का यूज़ करेंगे क्योंकि पीछे क्या है, बुक के पीछे एस लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल या बहुवचन शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे हैव पेंसिल्स, दे हैव पेंसिल्स। अब इसमें आप देखो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए इसमें, पेंसिल से लिखा है तो पीछे एस लगा हुआ है, तो क्या आना चाहिए, मच या मैनी। हाँ, इसमें मैनी का यूज़ होना चाहिए, है ना, तो मैनी आपका बिल्कुल सही जाएगा। फिर अगला है, माई काऊ गिव्स मिल्क एवरी डे, माई काऊ गिव्स मिल्क एवरी डे। अब मिल्क के ऊपर जो फिलअप के बाद वर्ड आया है वो कौन सा है, मिल्क, तो मिल्क के ऊपर आपको फोकस करना है। अब मिल्क के पीछे क्या एस यहाँ पर लगा हुआ है, मिल्क के पीछे एस नहीं लगा हुआ है, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, मच का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मच का यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, आई हैव बैग्स, आई हैव बैग्स। अब बैग्स शब्द के अंदर आप देखो पीछे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, एस लगा है, मतलब इसमें भी क्या आ जाएगा, मैनी का यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी सिंपल तरीके से आप देख सकते हो मच और मैनी का यूज़, कि अगर कोई शब्द है जो फिलअप के बाद दिया है और उसके पीछे अगर एस नहीं लगा हुआ है तो आप मच का यूज़ कर लो, हमेशा वो राइट होगा। जैसे इंक है ना, पीछे एस नहीं लगाया तो आप मच का यूज़ कर लेंगे। गोल्ड है, पीछे एस नहीं लगाया तो आप मच का यूज़ कर लेंगे। एक्सपीरियंस है, पीछे एस नहीं लगाया तो आप मच का यूज़ कर लोगे। अब यहाँ से जिसके पीछे एस लगा हुआ है ना, फिलअप के बाद कोई ऐसा वर्ड आया है जिसके पीछे एस लगा है तो वहाँ मैनी का यूज़ कर लोगे। जैसे फ्रेंड्स लिखा है, मैनी, बुक्स लिखा है, मैनी, पेंसिल से लिखा है, मैनी। यहाँ वापस से मिल का आ गया, अब मिल के पीछे एस नहीं आया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच का यूज़ कर लेंगे। वापस से बैग्स आ गया, बैग्स में क्या है, पीछे एस लगा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैनी का यूज़ कर लेंगे। क्लियर, क्लियर है। ठीक है, आगे एक और देख लेते हैं इस वीडियो में हम, बिटवीन और अमंग, बिटवीन और अमंग। अब बिटवीन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है दो के बीच में, बिटवीन का हिंदी अर्थ होता है दो के बीच में। अमंग का अर्थ होता है दो से अधिक के बीच में। कोई भी चीज़ अगर दो के बीच में है तो बिटवीन का यूज़ करेंगे, दो से अधिक के बीच में है तो हम अमंग का यूज़ करेंगे। तो आपको ये देखना है कि फिलअप के बाद, फिलअप के बाद, है ना, फिलअप के बाद वाले शब्द पर फोकस करना है कि उसके बाद अगर दो नाम दिए हों, वो दो नाम किसी के भी हो, अगर फिलअप के बाद दो नाम दिए हैं किन्हीं पर्सन के, किन्हीं व्यक्तियों के,
तो वहाँ 100% बिटवीन का यूज़ हमेशा सही होता है। वापिस सुनना है कि फिलअप के बाद कोई दो नाम, दो व्यक्तियों के नाम, दो लोगों के नाम अगर फिलअप के बाद आए हैं तो वहाँ बिटवीन का यूज़ होगा और हमेशा आपका सही जाएगा। लेकिन अगर दो नाम नहीं आते हैं तो फिर वहाँ पर आप अमंग का यूज़ कर लेंगे। अगर दो नाम नहीं आते हैं तो अमंग का यूज़ आप कर लेंगे। अमंग का यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ दो नाम नहीं आएंगे। बिटवीन का यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ पर दो नाम फिलअप के बाद आएंगे। अब अमंग में दो नाम नहीं आएंगे तो किस टाइप के वर्ड्स आएंगे? कुछ अलग वर्ड्स आ जाएंगे। देख लो, एक बार देख लेते हैं मैंने एग्जाम्पल। जिसे इसमें लिखा है ही इज़ सिटिंग रमेश एंड महेश। ही इज़ सिटिंग रमेश एंड महेश। वह रमेश और महेश के बीच में बैठा हुआ है। अब आप ये देखो कि फिलअप के बाद क्या लिखा हुआ है? रमेश एंड महेश, मतलब दो व्यक्तियों के नाम इसमें आ रहे हैं। अब दो व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं तो क्या आना चाहिए? इसमें बिटवीन का यूज़ होना चाहिए क्योंकि दो व्यक्तियों के नाम इसमें आ रहे हैं। अगला है शी इज़ सिटिंग उमा एंड माया। शी इज़ सिटिंग उमा एंड माया। इसमें भी क्या हो रहा है? फिलअप के बाद दो नाम आए हैं, है ना, दो व्यक्तियों के नाम है तो दो लड़कियों के इसमें नाम है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? बिटवीन आ जाएगा क्योंकि दो नाम है। फिर नेक्स्ट ही इज़ स्टैंडिंग बॉयज़। अब अमंग का इज़ ऐसे वर्ड्स में होता है। अमंग का इज़ वहाँ होगा। यहाँ देखो दो नाम नहीं आए हैं, यहाँ पे एक अलग ही वर्ड आया है बॉयज़, है ना। तो बॉयज़ तो किसी का नाम नहीं है, किसी के दो नाम नहीं आए हैं तो बॉयज़ में क्या आ जाएगा? अमंग आ जाएगा। फिर लिखा है शी इज़ स्टैंडिंग गर्ल्स। अब गर्ल्स में भी आप देखो कोई दो नाम नहीं आए हैं तो यहाँ पर अमंग का यूज़ हो जाएगा, है ना। गर्ल्स, बॉयज़, गर्ल्स, इन वर्ड्स में क्या है? दो नाम नहीं आए हैं किसी के, ये तो अलग टाइप के वर्ड्स है तो इनमें अमंग का यूज़ होगा। जबकि जहाँ पर दो नाम आ रहे हैं फिलअप के बाद उनमें बिटवीन का यूज़ होगा, है ना। जैसे रमेश एंड महेश, उमा एंड माया, ठीक है। फिर नेक्स्ट दे आर टीचिंग स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स वर्ड्स को आप देखोगे तो इसमें बिटवीन का यूज़ होगा या अमंग का यूज़ होगा, है ना। स्टूडेंट्स वर्ड लिखा है तो अब ये तो किसी के नाम नहीं लिखे हैं, या दो नाम तो नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमंग का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट आई एम सिटिंग बॉयज़। आई एम सिटिंग बॉयज़ लिखा हुआ है तो बॉयज़ में भी क्या आना चाहिए? अमंग का यूज़ होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर दो नाम नहीं आए हैं। शी इज़ स्टैंडिंग सीता एंड गीता। अब यहाँ पे सीता एंड गीता दो नाम आए हैं तो क्या यूज़ होगा? यहाँ पर अमंग का यूज़ हम कर लेंगे क्योंकि दो नाम आए हैं सीता एंड गीता, तो यहाँ तो हम बिटवीन का यूज़ कर लेंगे। फिर अगला है दीपा इज़ स्टडिंग गर्ल्स। दीपा इज़ स्टडिंग गर्ल्स, तो यहाँ गर्ल्स लिखा है तो हम अमंग का यूज़ कर लेंगे, है ना। गर्ल्स हैं, अमंग का यूज़ करेंगे। और इसके बाद देखिए कैन और मे। कैन और मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं? कैन का यूज़ वहाँ करते हैं जब आसान भाषा में हम बोलें तो जहाँ पर अपने दम पर हम कोई काम कर सकते हैं, अपने दम पर हम कोई काम कर सकते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? कैन का। जैसे आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो ये अपने हाथ की बात है, अपने हाथ में है ये बात, है ना। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो ये हाथ की बात है ना। तो यहाँ पे कैन का यूज़ होगा। जो भी चीज़ अपने हाथ की बात है, अपने दम पर है, वहाँ पर कैन का यूज़ होगा। अब एक मे का यूज़ कहाँ पर होगा? मे का यूज़ वहाँ पर करेंगे हम, ये तो हो गया कैन, है ना। तो कैन का यूज़ वहाँ पर करेंगे जब कोई चीज़, कोई काम हमारे हाथ में हो, उसको करना हमारे हाथ में हो। और मे का यूज़ वहाँ होगा जब कोई काम करना हमारे हाथ में नहीं हो, हमारे हाथ में नहीं होगा, ठीक है। जिसे लिखा है हमने आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ तो ये तो मेरे हाथ में है तो कैन का यूज़ होगा। लेकिन कोई काम अगर हाथ में नहीं होगा तो वहाँ मे का यूज़ करेंगे। अब मे का यूज़ 3 कंडीशन में हम करेंगे, या तो किसी से हमको परमिशन लेनी हो, है ना, या फिर पॉसिबिलिटी हो, किसी बात की संभावना हो, या किसी को विश करना हो, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखिए, अब आई एम स्ट्रॉन्ग, आई लिफ्ट 50 kg वेट,
मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ, मजबूत हूँ, 50 किलो वज़न उठा सकता हूँ। तो अब ये तो मेरे हाथ की बात हो गई कि मैं 50 किलो वज़न उठा सकता हूँ, तो यहाँ पे कैन का यूज़ बिल्कुल सही है। आई थिंक ऊपर लिखा है गॉड ब्लेस यू। अब आप किसी को बोल रहे हो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू मतलब ईश्वर आपको खुश रखें, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, केवल विश कर रहे हो सामने वाले इंसान के लिए। ये जो यू है मतलब सामने वाला इंसान है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, केवल विश कर रहे हो। तो आप बोल रहे हो गॉड ब्लेस यू, पर ये आपके हाथ में नहीं है। आप केवल प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि ईश्वर आप पर कृपा करें, है ना। तो आपके हाथ की बात तो नहीं है, तभी तो आप ईश्वर का नाम ले रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं आएगा, क्योंकि अपने दम की बात नहीं है, अपने हाथ में नहीं है ये। आई थिंक इट रेन टुडे, मैं सोचता हूँ आज बारिश हो सकती है। अब ये भी अपने हाथ में नहीं है। एंड आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब होने में हो सकती, नहीं भी हो सकती, पर मेरे हाथ में तो नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। केवल मैंने अनुमान लगाया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मे का यूज़ होगा, क्योंकि केवल एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है, अनुमान है, तो मे का यूज़ होगा। फिर है यू सॉल्व दिस पजल। अब इसमें हम कैन का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे इसके अंदर, कैन का, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम इस पजल को सॉल्व कर सकते हो, क्या तुम इस पजल को मतलब पहेली को हल कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन जानना चाहते हैं क्या तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे बस में है इसको हल करना, तो कैन का यूज़ इसमें होगा। फिर है आई डू डेट वर्क फॉर यू, आई डू डेट वर्क फॉर यू, क्या मैं यह काम तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो यहाँ भी हमने अब वही बात की है कि मैं ये वाला काम कर सकता हूँ क्या तुम्हारे लिए, तो कैन का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ हम अपन अपने दम पर अपने को जो काम आता है उसकी बात कर रहे हैं, तो कैन का यूज़ होगा। फिर है शी स्विम इनटू द रिवर, वह नदी में तैर सकती है ना। तो ये उसके हाथ की बात है, उसके हाथ की बात है, उसकी काबिलियत की बात है, उसके दम की बात है, तो यहाँ कैन का यूज़ होगा। फिर गॉड ब्लेस हर, ईश्वर उस पर आशीर्वाद बनाए रखें, तो गॉड ब्लेस हर, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, केवल प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हाथ में नहीं है, अपने दम की बात नहीं है, अपने हाथ की बात नहीं, केवल हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मे का यूज़ होगा, मे गॉड ब्लेस हर। और एक और सेंटेंस से लास्ट है कि माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रांग, ही कैन लिफ्ट 80 kg वेट, मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है, बहुत हष्ट पुष्ट है, वह 80 किलो वज़न उठा सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये तो उसके हाथ की बात है, उसमें दम है ना, तो वो 80 किलो वज़न उठा सकता है। ओके, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें और आप चैनल से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा डेली में वीडियो अपलोड करूँगा, है ना, और लाइव क्लास भी होगी, वीडियो भी डेली अपलोड होंगे। आपकी पढ़ाई को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा अगर आप इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, सहयोग बनाते रहें, तो डेली नए नए वीडियो आएंगे जो आपके रिज़ल्ट को और आपके सब्जेक्ट नॉलेज को बहुत अच्छा बना देंगे। तो ठीक है, धन्यवाद जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल हमेशा जुड़े रहिएगा, तो आप ही का रिज़ल्ट बेटर होगा। ओके, थैंक यू।